देखो पहले बीपीएससी वाला फोटो खींच लेगा, बोलेगा खींच लिए फोटो, बाद में देखेंगे। बताओ ये जो मैं इतना स्पीड में सब लिखवा रहा हूँ, लिखने का एक प्रैक्टिस हो रहा है ना, लिखने का प्रैक्टिस हो रहा। प्रैक्टिस कीजिए लिखने का। मेंस क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं है। फोटो खींच ले रहे हैं आपका। लो इस बात, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, इसके अलावा समझो आपके एल्युमिनियम, एल्युमिनियम उद्योग। फोटो तब खींचा कीजिए जब आप लिख नहीं पाते हैं। लिखने का प्रैक्टिस है नहीं, कम से कम इसी बारे लिखने का प्रैक्टिस तो कर लो महाराज। ठीक है, एल्युमिनियम उद्योग हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या कहते हैं, अगर आप चाहो, समझो आप चाहो तो इसके अलावा आप समझो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी लिख सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि धीरे धीरे ही सही इस पूरे के पूरे रीजन में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए जा रहे हैं। हम माना कि उत्तर भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ज्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको दिखाया अवसंरचना दिखाया, हमने कृषि दिखाया, हमने क्या दिखा दिया, उद्योग दिखा दिया। उद्योग से हम आगे चलेंगे, उद्योग से हम आगे चलेंगे और उद्योग से आगे पहुंच करके हम आएंगे पर्यटन की तरफ। उद्योग से आगे आएंगे और हम डिस्कस करेंगे पर्यटन। हम पर्यटन की तरफ डिस्कस कर देंगे। क्या चीज आएंगे, इंतजार अभी आएंगे। ठीक है, ट्रेडिंग में हम आएंगे, हम पर्यटन को यहाँ पे दिखा देंगे। पर्यटन की बातें करेंगे समझो आपका। तो एक दिखाइएगा प्राकृतिक पर्यटन, प्राकृतिक पर्यटन, प्राकृतिक पर्यटन दिखा दीजिएगा। यहाँ पे जैव विविधता दिखाइएगा। जैव विविधता आकर्षण का केंद्र है, आकर्षण का केंद्र है। जैव विविधता आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा दिखा दीजिएगा द्वीपीय पठार की संरचना, द्वीपीय पठार की संरचना, ये आकर्षण का केंद्र है। विभिन्न जलप्रपात, विभिन्न जलप्रपात, ये आकर्षण के केंद्र हो जाएंगे। जलप्रपात का नाम लिखना होगा तो एक दो जलप्रपात का नाम आप लिख दीजिएगा। जोग जलप्रपात दिखा दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, जोग जलप्रपात यहाँ पे आप दिखा दीजिएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, पर्यटन हो गया। ठीक है, पर्यटन के अलावा समझिए, पर्यटन, पर्यटन के अलावा, ठीक है, पर्यटन, पर्यटन के अलावा अगर हम इसकी बातें करें, पर्यटन के अलावा यहाँ पे आप दिखा दीजिएगा व्यापार, व्यापार। ठीक है, व्यापार को दिखा दीजिएगा। व्यापार में आप दिखाएंगे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दिखा दीजिएगा। व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आप दिखाएंगे आयात और निर्यात। आयात निर्यात जब आप दिखाइएगा तो यहाँ पे आप प्राकृतिक एवं मानवीय या कृत्रिम, प्राकृतिक एवं कृत्रिम बंदरगाहों की एग्जाम्पल दिखा दीजिए। प्राकृतिक एवं कृत्रिम बंदरगाह, इसकी एग्जाम्पल दिखा दीजिएगा। पश्चिमी तट के बंदरगाह और पूर्वी तट के बंदरगाह, और दिखा देना है कि इनसे आपका क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो इस रीजन में आपके दर्रे हैं, जैसे थालघाट, नाम सुना है ना आपने, थालघाट, भोरघाट, भोरघाट, पालघाट और सिनकुट्टा, है ना। ठीक है, सिनकुट्टा, सिनकुट्टा, ये क्या है, दर्रे हैं, ये दर्रे हैं। इन दर्रों से होकर के, समझिए दर्रे हैं, इन दर्रों से होकर के हाईवे, हाँ ना, हाईवे और रेलवे, हाईवे तथा रेलवे गुजरती है, हाईवे और रेलवे गुजरती है। अब बताओ ये हाईवे और जो रेलवे गुजरती हैं ये भी व्यापार को प्रभावित करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से गुजरने वाला एक्सप्रेस, यहाँ से गुजरने वाला हाईवे, यहाँ से गुजरने वाला आपका रेलवे आपका व्यापार को नियंत्रित करता है या व्यापार को कंट्रोल करता है। इस पूरे के पूरे हिस्से में, पूरे के पूरे हिस्से में आपका टोबैको का प्रोडक्शन होता है। किसका, तंबाकू का। तो तंबाकू का प्रोडक्शन होगा तो तंबाकू का बताओ आपका इंडिया के आंतरिक भागों में और देश के बाहर व्यापार होगा कि नहीं होगा आपका। तो टोबैको का व्यापार होगा तो पर्यटन हो गया, और पर्यटन के साथ साथ क्या हो गया, व्यापार। ये हो गया आपका आर्थिक विकास। अब देखो एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, आराम से लिखते, तीन पैराग्राफ, चार पैराग्राफ, ठीक है, 5 हो गया, 6 हो गया आपका। 6 पैराग्राफ में आप दिखा दे, इसी को आप लिखोगे तो 250-300 शब्द तो यही हो जाएगा। 250 से 300 शब्द आपका यही हो जाएगा कि विकास को कैसे, हर क्वेश्चन में आप जानिएगा ये विकास को कैसे नियंत्रित करता है। ठीक है, अब बताओ अगर ये विकास को नियंत्रित करता है, समझिएगा, अगर ये विकास को नियंत्रित करता है, विकास को नियंत्रित करता है, तो विकास के कारण बताओ यहाँ पे चुनौतियां भी पैदा होंगी। अगर हम विकास करेंगे तो विकास के कारण क्या पैदा होंगी, चुनौतियां। और चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होंगी, पर्यावरणीय चुनौतियां, एनवायरमेंटल थ्रेट या पर्यावरणीय चुनौतियां।
एनवायरमेंटल थ्रेट या पर्यावरणीय चुनौतियां। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरणीय चुनौतियां जो हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरणीय जो चुनौतियां हैं, पर्यावरणीय चुनौतियों में किसको किसको शामिल किया जाए। ठीक है, पर्यावरणीय जो चुनौतियां हैं, इन पर्यावरणीय चुनौतियों में किसको किसको शामिल किया जाए। तो सबसे पहले हम शामिल करेंगे पर्यावरणीय चुनौतियों में डिफॉरेस्टेशन, निर्वनीकरण। हाँ या ना? निर्वनीकरण की बढ़ती दर। निर्वनीकरण की बढ़ती दर, बढ़ती दर, निर्वनीकरण की बढ़ती दर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, निर्वनीकरण की बढ़ती दर हमने समझाया कि ठीक है, निर्वनीकरण की बढ़ती दर। अब ये जो निर्वनीकरण की बढ़ती दर है, एक बढ़ती दर है, इसके कारण आप बताइएगा दक्षिण भारत में, आपका दक्षिण भारत में भूस्खलन, भूस्खलन की दर में भी क्या होगी। माना हमने कि दक्षिण भारत का जो रीजन है वो आपका स्थायी है, लेकिन पेड़ बार बार पेड़ काट दोगे आप, तो लैंड भी क्या हो जाएगा, टूट के नीचे गिरेगा, भूस्खलन की दर में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे। बताओ, ज्यादा डिफॉरेस्टेशन कर दिया जाएगा, पेड़ काट दिए जाएंगे तो जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन, वैश्विक तापन, वैश्विक तापन की समस्या में वृद्धि, समस्या में वृद्धि, वृद्धि। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा यहाँ आगे बढ़ेंगे। अब बताओ, पेड़ अगर काट दिए जाएंगे तो आपका दक्षिण भारत में रिच बायोडाइवर्सिटी है, तो जैव विविधता वैसी रहेगी, कम हो जाएगी। तो जैव विविधता का ह्रास, जैव विविधता का ह्रास, जैव विविधता का ह्रास हो जाएगा, जैव विविधता का ह्रास हो जाएगा। चलो बताओ, जैव विविधता का ह्रास होगा, इसके कारण बताओ संसाधन वैसे ही रहेंगे, संसाधन का क्षय होगा, संसाधन के क्षरण की समस्या, संसाधन क्षरण की समस्या, संसाधन क्षरण की समस्या, की समस्या। बताइए, जैव विविधता अगर कम होती जाएगी, बताओ जैव विविधता अगर कम होती जाएगी तो जंतुओं की, पादप की प्रजातियां वैसी रहेंगी, विलुप्त होंगी। ठीक है, प्रजातियों के विलुप्त होने की समस्या, प्रजातियों का विलुप्त होना, प्रजातियों का विलुप्त होना, प्रजातियों का विलुप्त होना, प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। चलिए, प्रजातियों का विलुप्त होना, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ, इस रीजन में रेनफॉल जो होती है, वर्षा जो होती है, देखिए वर्षा जो होती है मानसून से होती है। आपने पेड़ काट दिया, पेड़ काट दिया, तो बताओ इसके कारण बताओ जो लैंड है उसके हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस, गर्म होना और ठंडे होने की प्रक्रिया में क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। तो तापमान और दाब में क्या आएगा, तापमान और दाब में अंतर आएगा, तो मानसून में भी क्या आएगा, अंतर। तो सीधा बोलेंगे मानसून पर प्रभाव, या मानसून द्वारा होने वाली वर्षा, द्वारा होने वाली वर्षा, मानसून द्वारा होने वाली वर्षा पर प्रभाव, मानसून द्वारा होने वाली वर्षा पे प्रभाव। चलिए अब बताइए, दक्षिण भारत में पूरा का पूरा जो रीजन है आपका पश्चिमी घाट का, डेंस वेजिटेशन है। कैसा वेजिटेशन है, सघन वनस्पति है। आपने पेड़ काट दिया, पेड़ अगर आप काट देंगे तो इसके कारण बताओ वो जो लैंड है वो तेजी से गर्म होगा, और तेजी से गर्म होगा आपका तो सागर भी तेजी से गर्म होगा, तो वर्षा धीरे धीरे तेजी से, वर्षा अगर तेजी से होगा तो सब कुछ सामान्य रहेगा, बाढ़ आ जाएगी। तो बाढ़ की बारंबारता में वृद्धि, बाढ़ की बारंबारता में वृद्धि, बाढ़ की बारंबारता में वृद्धि, बाढ़ की बारंबारता में वृद्धि। चाहो तो एग्जाम्पल दे देना आप, केरल की बाढ़, केरल का फ्लड या केरल की बाढ़, केरल का फ्लड या केरल की बाढ़। ये यहाँ पे एनवायरमेंटल चैलेंज कितने पॉइंट हो गए, 4। ठीक है, बहुत पॉइंट है। देखिए, ये हमारे एनवायरमेंटल चैलेंजेस हो गया, ये हमारी पर्यावरणीय चुनौतियां हो गई। आई बात समझ। तो पर्यावरणीय चुनौतियां हैं, सिंपल सी बात है, सोल्यूशन क्या है, एक ही सोल्यूशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या सोल्यूशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समपोषणी विकास। सरकारें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समपोषणी विकास को लागू करें, और लागू करके पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ अपने विकास के कार्यों को लागू करें। अगर आप केवल और केवल विकास की बात करते रहेंगे तो ये सारी की सारी समस्या और ज्यादा बढ़ेंगी, और इनडायरेक्टली इसका नकारात्मक प्रभाव मानव पे ही पड़ेगा। किसके ऊपर पड़ेगा, मानव पे ही पड़ेगा, किसी और के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आकर के हमारा प्रायद्वीपीय पठार की रीजन खत्म हो गया। हमने इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डील किया है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डील किया है, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डील नहीं किया है। आई बात में क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए, प्रायद्वीपीय पठार हेलो।
वर्षा अगर तेजी से होगा तो सब कुछ सामान्य रहेगा, बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ की बारंबारता में वृद्धि, बाढ़ की बारंबारता में वृद्धि, बाढ़ की बारंबारता में वृद्धि, बाढ़ की बारंबारता में वृद्धि। चाहो तो एग्जाम्पल दे देना आप, केरल की बाढ़, केरल का फ्लड या केरल की बाढ़, केरल का फ्लड या केरल की बाढ़। ये यहाँ पे एनवायरमेंटल चैलेंज कितने पॉइंट हो गए? 4। ठीक है, बहुत पॉइंट है। देखिए ये हमारे एनवायरमेंटल चैलेंजेस हो गया, ये हमारी पर्यावरणीय चुनौतियां हो गई। आईवास में तो पर्यावरणीय चुनौतियां हैं, सिंपल सी बात है। सोल्यूशन क्या है? एक ही सोल्यूशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है सोल्यूशन? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समपोषणी विकास। सरकारें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समपोषणी विकास को लागू करें और लागू करके पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ अपने विकास के कार्यों को लागू करें। अगर आप केवल और केवल विकास की बात करते रहेंगे तो सारी की सारी समस्या और ज्यादा बढ़ेंगी और इनडायरेक्टली इसका नकारात्मक प्रभाव मानव पे ही पड़ेगा। किसके ऊपर पड़ेगा? मानव पे ही पड़ेगा, किसी और के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। देखिए यहाँ पे आकर के हमारा प्रायद्वीपीय पठार की रीजन खत्म हो गया। हमने इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डील किया है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डील किया है, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डील नहीं किया है। आई बात में क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, पठार की संरचना, प्रायद्वीपीय पठार की संरचना, की संरचना, इसके संरचना, इसका वर्गीकरण, संरचना, इसका वर्गीकरण, निर्माण, निर्माण की व्याख्या करते हुए, निर्माण की व्याख्या करते हुए, करते हुए यह स्पष्ट करें, यह स्पष्ट करें, यह स्पष्ट करें कि यह दक्षिण भारत के विकास को, दक्षिण भारत के आर्थिक विकास को, आर्थिक विकास को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, करता है, साथ ही साथ नियंत्रित करता है, साथ ही साथ इस विकास के कारण, इस विकास के कारण उत्पन्न, उत्पन्न पर्यावरणीय चुनौतियों, इस विकास के कारण उत्पन्न पर्यावरणीय चुनौतियों, पर्यावरणीय चुनौतियों को भी स्पष्ट करें, पर्यावरणीय चुनौतियों को भी स्पष्ट करें, को भी स्पष्ट करें। लॉन्ग होगा ये, 46 मार्क्स का होगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, अब शॉर्ट क्वेश्चन लिखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार के उत्पत्ति, प्रायद्वीपीय पठार के उत्पत्ति एवं संरचना, प्रायद्वीपीय पठार के उत्पत्ति एवं संरचना को स्पष्ट करें, संरचना को स्पष्ट करें, को स्पष्ट करें, स्पष्ट करें। ठीक है, ये शॉर्ट हो जाएगा, इसको आप लिखना 8 मार्क्स का। ठीक है, चलिए एक ब्लॉक हमारा कंप्लीट हुआ, एक डिवीजन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्लियर है? अब यही डालिएगा। अब हम नए डिवीजन में चल रहे हैं, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। हम नए डिवीजन में चल रहे हैं, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, थोड़ा सा तुरंत यहाँ पे जब भी आपका उत्तर के पद, जियोग्राफी में जब भी क्या कहते हैं आंसर आएगा, जियोग्राफी में जब भी आपको क्या कहते हैं आंसर लिखने की बातें किया जाए तो फिगर और माइंड मैप, सुनिए फिगर और माइंड मैप जब दीजिएगा जरूर, और फिगर और माइंड मैप को ऐसे एक बॉक्स में एक बंद कर दीजिएगा। एक बॉक्स लेना है और बॉक्स के अंदर फिगर क्या कर देना है? बंद कर देना है। अब बोलोगे सर बॉक्स के अंदर फिगर हम बंद क्यों करें? मत कीजिए। किसने कहा कि कीजिए? आपका बॉक्स के अंदर फिगर्स में होने का मतलब आप अपने आप को एक बाउंड्री के अंदर सीमित करके चल रहे हो। क्या है? आप एक लिमिट में हो, आप सीमित करके चल रहे हो कि हमें इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना है। और ये एक डिसिप्लिन दिखाता है, क्योंकि आपसे कॉपी जब दिया जाएगा तो कॉपी में निर्देश लिखा होता है कि कॉपी के ऐसे लाइन ड्रॉ किया गया होगा और बोला गया होगा कि कॉपी के इस वाले हिस्से में कुछ न लिखें। आईवासन में वो डिसिप्लिन दिखाता है कि आप डिसिप्लिन में हो। देखिए आपने बोला कि नहीं इस वाले हिस्से में हम लिखेंगे, तो लिखो ना, किसने मना किया है? आप लिखिए, किसी ने मना नहीं किया है आपका। अभी आपका बारी, आपका टाइम है लिखने का, जब वो कॉपी चेक करेगा तो उसका टाइम आएगा। ठीक है, आप लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब भी आप माइंड मैप बनाओ, जब भी आप फिगर ड्रॉ करो, आप बॉक्स में डाल दीजिए, आईवासन में बॉक्स में डाल दीजिए। और जहाँ पे पॉइंट आपको देना है लिखो, आराम से लिखो, पॉइंट 1 2 3 4 लिखो। ठीक है, बहुत लोग बोलेंगे ना 1 2 3 बोले एरो बनाओ, तीर बनाओ। काहे तीर? क्यों तीर मारे भाई? क्यों तीर मारे यहाँ? तीर का मतलब आपका, देखो आप मुझे बताओ, कॉपी चेक करने वाले के पास इतना टाइम है क्या तो देख कर तुम्हारा कि तुमने एरो बनाया है, डॉट लिखा है, 1 2 3 लिखा है?
इतना टाइम है उसके पास? ये सब निहायत ही बेकार की बातें हैं। कॉपी चेक करने वाले के पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है? आराम से 1 2 3 लिखने का मतलब ये होता है कि आपने एक पॉइंट लिया है, 8 पॉइंट आपने लिया है, एरो को काउंट नहीं करने वाला। अगर 8 पॉइंट लिखे हो तो दिखेगा उसे, वो समझ जाएगा अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि इसने अपने आंसर को 8 डायमेंशन में जोड़ा है। आई बात समझ में? और आपने 10 एरो बना दिए, एरो काउंट नहीं करने वाला, लेकिन नंबर उसे क्लियर कट दिखेगा। और जितने डायमेंशन में आपका आंसर तुरकेगा उतनी ज्यादा आपको मार्क्स मिलने की संभावना है। जब भी 4 5 8 टीचर 4 5 8 तरीके की बातें करें, और चूंकि टीचर है उनका अपना अलग अलग क्या है, एक्सपीरियंस है। किसी टीचर का एक्सपीरियंस आपका सिविल सर्विस, मैं अपनी बातें करूं, मेरा पूरा का पूरा एक्सपीरियंस ही सिविल सर्विसेज का है। कुछ टीचर ऐसे होंगे जिनका सिविल सर्विसेज का एक्सपीरियंस नहीं है, वो यूनिवर्सिटी वाला एक्सपीरियंस है, तो यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे, ठीक है? कुछ का कुछ और एक्सपीरियंस है, उसके बारे में बताएंगे। जब ऐसी कोई बातें आए तो आप कुछ नहीं करना, आप इंटरनेट पे जाइए, गूगल पे सर्च मारिए, वहां पे डालिए टॉपर कॉपी। गूगल पे जाके सर्च मारो टॉपर कॉपी, कॉपी कई सारी खुल के आएंगे, उसमें से एक कॉपी को डाउनलोड कीजिए और देखो टॉपर ने कैसे लिखा है, और जो बुक उस जैसा उसने लिखा है वैसा ही लिखना शुरू करो। अगर उसने 1 2 3 4 लिखा है, तुम भी 1 2 3 4 लिखो। अगर उसने तीर बनाया है तो आप भी तीर बना दो। अगर उसने बॉक्स बनाया है तो आप भी बॉक्स बना दो। अगर उसने कुछ नहीं किया है तो आप भी कुछ मत कीजिए। भाई वो टॉपर है वह, ठीक है? मैं आपको कल दिखाऊंगा कॉपी, ठीक है? ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 की कॉपी दिखाऊंगा मैं, आदित्य की कॉपी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? ये कैसे आपका लिखा गया है। तो ना मेरी बात मानो ना किसी और टीचर की बात मानो, मानो उसकी जिसने टॉप किया है। किसको मानना है आपका? मानो उसकी जिसने टॉप किया है। 50 टीचर 50 बातें करेगा, कोई बोलेगा नंबर 2 तो कोई बोलेगा ना ना 1 2 3 मत, तीर मारो। दिमाग मत ठीक है तुम्हारा? तो तीर यहाँ पे ऐसे मारा जाता है, तीर ये तीर मारा जाता है। अरे बात समझ में, हर जगह तीर नहीं मारा जाता है, ठीक है? आप मेरी बातों को समझिए, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। क्योंकि मान लीजिए एक बच्चे ने 5 लिखा है, इसका मतलब उसने अपने आंसर को 5 डायमेंशन में तोड़ा है। किसी ने 8 लिखा है तो डायमेंशन कितने हो गए? 8। अगर आपने डॉट 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 कर दिया, एरो बना दिया, तो आप कॉपी चेक करने वाले को काउंट करना पड़ेगा कि आपने कितने पॉइंट लिखा है, ठीक है? इसलिए क्लियर उसको सोचने का मौका मत दो। अगर उसको सोचने का मौका मिल गया नंबर काटेगा, ठीक है? नंबर कॉपी चेक करने वाला नंबर देता नहीं, उसे नंबर छीना जाता है, मजबूर किया जाता है कि तुम 2 नंबर है, वो तो नंबर काटने के लिए बैठा। आप बताओ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नंबर देते हैं क्या? वो तो काटने के लिए बैठा हुआ, नंबर ही काटेगा आपका, ठीक है? मजबूर करो उसे नंबर देने के लिए, ठीक है? तो अब उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की बातें हम करने जा रहे हैं। देखो, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की बातें जब हम करेंगे तो पहले एक छोटा सा फिगर बना दो। पूरा इंडिया का फिगर आप नहीं बना सकते हैं तो कोई जरूरत नहीं है पूरे के पूरे इंडिया का फिगर बनाने का, बस नॉर्थ का पोर्शन का फिगर बना दो, काम चल जाएगा। पूरे इंडिया का फिगर बनाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे बनाइए, इसको यहाँ तक ले जाइए, आसाम का रीजन छोड़ दीजिए और दिखा दीजिए यही है हमारा पूरा का पूरा आपका माउंटेन रीजन। जस्ट इस सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा माउंटेन रीजन। बस इतना ही बना के आप छोड़ दीजिए, ठीक है? पूरा का पूरा इंडिया आपको बनाने की नीड नहीं है, बना सकते हैं पूरा इंडिया तो बना दीजिएगा, नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं है, ठीक है? तो ये हमारा इंडिया बना दीजिएगा। यहाँ पे अब आपको क्या, यहाँ पे आपने बना दिया फिगर, अब लिखने की जरूरत नहीं है कि ये राज्य है, छोड़ो, आपने फिगर बना दिया। फिगर एक्सप्लेन कर रहा है कि जो माउंटेन रीजन है वो कहाँ कहाँ बैठा हुआ है। आदिवासी में ठीक बस इतना बैठा हुआ। अब ये जो माउंटेन रीजन है, ये जो माउंटेन रीजन है, इस माउंटेन रीजन को समझिएगा, इस माउंटेन रीजन को हम डिवाइड करने जा रहे हैं। इस माउंटेन रीजन में एक पोर्शन आएगा हिमालय। कौन आएगा? हिमालय। एक पोर्शन हिमालय आ जाएगा, ठीक है? हिमालय माउंटेन रीजन में एक आ जाएगा हिमालय। दूसरा जो पोर्शन आएगा वो आएगा आपका ट्रांस, दूसरा पोर्शन आ जाएगा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, और तीसरा पोर्शन आ जाएगा पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय या पूर्वांचल की पहाड़ी, पूर्वांचल हिमालय या पूर्वांचल की पहाड़ी, ये 3 हिस्से आ जाएंगे आपका। इन तीनों हिस्सों में सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो हिमालय का है। तीनों हिस्सों में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? हिमालय का हिस्सा है आपका। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठा कि तीनों हिस्सों में सबसे बड़ा हिस्सा हमारा हिमालय का है। अब देखो हिमालय, अब यहाँ से थोड़ा सा बाउंड्री बनाना स्टार्ट करेंगे। हिमालय हम बोलेंगे कि ये पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर, पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूरब में नामचा बरवा, पूरब में नामचा बरवा, पूरब में नामचा बरवा तक विस्तृत है। पूरब में नामचा बरवा तक विस्तृत है। पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूरब में नामचा बरवा तक विस्तृत है, ठीक है? ट्रांस हिमालय की बातें करें, हम बोलेंगे आपका यह ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के उत्तर में उपस्थित है, ग्रेट हिमालय के उत्तर में उपस्थित है, में उपस्थित है।
ग्रेट हिमालय के उत्तर में उपस्थित है। इसकी अगर हम बातें करें पूर्वांचल हिमालय, तो हम बोलेंगे कि यह उत्तरी पूर्वी राज्य में विस्तृत, उत्तरी पूर्वी राज्य में विस्तृत है। ये उत्तरी पूर्वी राज्य में विस्तृत है। उसके बाद हम बोलेंगे कि इसके अंतर्गत छोटी छोटी कम ऊंचाई की पहाड़ियां हैं। छोटी
ভগ চৌধুরী নিয়ে বলুন।